सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड जो डिजीज़ है यानी कि एक पार्किंसंस डिजीज़ है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने कनेक्शंस और फंक्शंस ऑफ जो बेसल गैंग्लिया है उसको अच्छे से डिस्कस किया है पार्ट 2 वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको पार्किंसंस डिजीज़ को अच्छे से देखना है। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ का कॉज क्या है। ठीक है, क्यों होता है। जो मेन कॉज है पार्किंसंस डिजीज़ का वो है डिजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट। क्या है इसका मतलब? भारी भारी शब्द सा, पूरा एकदम बड़ा बड़ा वर्ड है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट क्या होता है, और वो नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट जो होता है वो डोपामिनर्जिक होता है, डोपामिन रिलीज करता है। तो जो नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट होता है उसका डिजेनरेशन हो रहा होता है, इसलिए पार्किंसंस डिजीज होता है। कौन सा ट्रैक्ट नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट होता है, एक बार थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो ये सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है। ठीक है, SNC, सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ठीक है, अब सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से जो न्यूरॉन्स हैं वो जा रहे होते हैं टू स्ट्राइटम। ठीक है, सब्सटेंसिया नाइग्रा से स्ट्राइटम को जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं वो डोपामीन रिलीज करते हैं। ठीक है, डोपामीन रिलीज कर रहे होते हैं, डोपामीन रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी को हम नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और सब स्ट्राइटम पे दो रिसेप्टर होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक होता है D1 रिसेप्टर, एक होता है D1 रिसेप्टर, और दूसरा जो रिसेप्टर होता है उसको हम D2 रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डोपामीन जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो जब डायरेक्ट पाथवे को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, और जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसको इनहिबिट करता है। तो डायरेक्ट पाथवे को जब फैसिलिटेट करना है तो वो D1 पे एक्ट करके फैसिलिटेट करता है, और जो इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करना है तो वो क्या करता है, वो D2, ये D2 जो है उस पे एक्ट करता है डोपामीन, और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करता है। और ओवरऑल इफेक्ट जो होता है डोपामीन का वो फैसिलिटेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स होता है। तो इस पार्किंसंस डिजीज में क्या हो रहा है कि ये जो डोपामीन रिलीज करने वाला जो ट्रैक्ट है, जो फाइबर है नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स, उसका डिजेनरेशन हो रहा है। मतलब डोपामीन जो रिलीज हो रहा है वो कम हो जाएगा, डोपामीन से रिलीज होना। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थोड़ा जान लेते हैं। एक निमोनिक है ट्रैप, TRAP ट्रैप। देखो इसमें T से क्या होता है, T से ट्रेमर। इसमें पार्किंसंस डिजीज में जो ट्रेमर होता है वो रेस्ट्रिंग ट्रेमर होता है, नॉट इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल ट्रेमर हमको सेरेबेलर लीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने सेरेबेलम वाली वीडियो में इसे अच्छे से बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इंटेंशनल ट्रिमर सेरेबेलम वाले लीजन में दिखने को मिलेगा, और जो रेस्टिंग ट्रिमर है वो पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा R से रिजिडिटी। ठीक है, मैंने बेसल गैंग्लिया के फंक्शन में बताया था कि जो बेसल गैंग्लिया है वो मसल टोन को डिक्रीज कर रहा होता है। अब बेसल गैंग्लिया का फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, मसल टोन बढ़ जाएगा। दैट विल बी द कॉज ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी में क्या होता है कि देखो रिजिडिटी में जो एंटागोनिस्ट मसल्स है, ठीक है, और जो प्रोगोनिस्ट मसल्स है, दोनों का टोन इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? और स्पास्टिसिटी में एक का ही इंक्रीज होता है। ठीक है, ये अंतर होता है स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी में। रिजिडिटी में क्या होता है कि टोन बढ़ जाता है एंटागोनिस्ट एंड प्रोगोनिस्ट मसल्स का। ठीक है, और अगला जो है वह एकाइनेसिया या फिर ब्रेडिकाइनेसिया। एकाइनेसिया मतलब होता है कि मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर पाना। ठीक है, जैसे कि चल रहा है इंसान, ठीक है, और वो रोक नहीं पाता है खुद को, क्योंकि रोकने के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट इनिशिएट करना पड़ेगा। तो पार्किंसंस डिजीज जिसको हो रखा होता है वो मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाता है। और दूसरा कि जो भी मूवमेंट हो रहा होता है बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया। और चौथा जो है वो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होता है पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट में, तो ये गिरते रहते हैं, ये पेशेंट जो होते हैं वो गिरते रहते हैं। एक बार मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी पड़ी थी, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो जब पेशेंट आई थी एक, तो
पोस्चरल इंस्टेबिलिटी के कारण वो गिर गई थी। तो वो जब कंप्लेंट लेके आई कि मैं गिर गई, सब्जी लाने जा रही थी तो मैं गिर गई और इस कारण से मेरा जो एक साइड है वो पूरा वीक हो चुका है, इधर ट्रेमर हो रखा है। तो डॉक्टर्स अबाउट 10 सेकेंड्स के लिए तो सोचे कि शायद गिरने के कारण तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। बट पेशेंट गिरता क्यों है? क्योंकि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो रखा होता है। तो पार्किंसंस डिजीज का एक और ये भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, जिसके कारण पेशेंट गिरता पड़ता रहता है, ठीक है। अब देखो इन सारे को हम डिटेल में देखेंगे। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। अब देखो सबसे पहला एकाइनेसिया, उसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डोपामीन का क्या फंक्शन होता है। डोपामीन क्या कर रहा होता है? वाया D1 रिसेप्टर डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करता है और वाया D2 रिसेप्टर इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो जब डोपामीन रिलीजिंग जो नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स है वो डिजेनरेट हो गया, तो ये क्या डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्या ये इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो क्या होगा? डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर पाया, इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट नहीं कर पाया। तो ओवरऑल क्या हो रहा था? जब ये ऐसा कर पा रहा था तो फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट हो रहा था। अब क्या होगा? फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। अब क्या होगा? इनहिबिटरी आउटपुट जाएगा, इनहिबिटरी आउटपुट जाएगा थैलेमस को। पहले क्या हो रहा था? फैसिलिटेटरी आउटपुट जा रहा था थैलेमस को। अब क्या होगा? ओवरऑल इनहिबिटरी आउटपुट जा रहा है थैलेमस को, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया, ठीक है। क्योंकि डोपामीन, देखो एक बार फिर से अच्छे से समझो, डायरेक्ट पाथवे क्या कर रहा था? मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा था। इनडायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। अब डोपामीन क्या कर रहा था? डोपामीन हमारा आ रहा था, डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर दिया, मतलब फैसिलिटेट करने वाले पाथवे को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो फैसिलिटेट कर दिया इस पाथवे से, और जो इनहिबिट कर रहा है मूवमेंट पाथवे, जो पाथवे मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा है उस पाथवे को इनहिबिट कर दिया। मतलब ओवरऑल देखें तो ये फैसिलिटेट करा रहा था मूवमेंट को। अब डोपामीन नहीं है तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा, मतलब इनहिबिशन होगा मूवमेंट का, ठीक है। तो ओवरऑल इनहिबिटरी आउटपुट जाएगा टू थैलेमस, और थैलेमस क्या करेगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अपना जो इनहिबिटरी आउटपुट है वो देगा, है ना। मतलब थैलेमस खुद इनहिबिट हो रहा है तो क्या करेगा? थैलेमस जो ग्लूटामेट रिलीज कर रहा था टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो कम रिलीज होगा, तो क्या होगा? ओवरऑल लेस एक्साइटेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया। समझ में आ गया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रिमर। ट्रिमर का कॉज क्या होता है उसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखो क्या होता है, स्ट्राइटम जो था हमारा, ये स्ट्राइटम जो था, मान लो स्ट्राइटम है, ठीक है, ये मान लो हमारा स्ट्राइटम है। तो क्या हो रहा था कि स्ट्राइटम के अंदर हमारा क्या था? डोपामिनर्जिक, डोपामीन के लिए एक रिसेप्टर था D1 और दूसरा रिसेप्टर क्या था? D2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उस टाइम नहीं बताया था, कोलिनर्जिक फाइबर्स भी होते हैं। ये कोलिनर्जिक फाइबर्स जो होते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एसिटाइल कोलिन रिलीज करना, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा होता है? ये अपोज कर रहा होता है डोपामीन को, अपोज डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन जो भी कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा होगा, वो उसको एसिटाइल कोलिन अपोज करेगा। जैसे मान लो कि ये D1 जो है, D1 के थ्रू क्या कर रहा था? डोपामीन D1 के थ्रू डायरेक्ट को फैसिलिटेट कर रहा था, ठीक है, डायरेक्ट को फैसिलिटेट कर रहा था और इनडायरेक्ट को इनहिबिट कर रहा था। डोपामीन ये कर रहा था। ये एसिटाइल कोलिन जा करके क्या करता है कि डायरेक्ट को इनहिबिट करता है और इनडायरेक्ट को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का उल्टा काम हो जाता है डोपामीन का, ठीक है। तो अब जब डोपामीन नहीं रहा, ठीक है, डोपामीन खत्म, डोपामीन हट गया, तो एसिटाइल कोलिन का डोमिनेंस हो जाता है। डिजेनरेशन ऑफ नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स, उसके बाद क्या हुआ? डोमिनेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ एसिटाइल कोलिन।
इसके बाद क्या होता है, एसिटाइलकोलिन्स के डोमिनेंस के कारण जो रिवर्बरेटरी सर्किट है उनका ऑसिलेशंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जब रिवर्बरेटरी सर्किट में ऑसिलेशंस बढ़ जाता है इसके कारण ट्रिमर्स होता है। रिवर्बरेटरी सर्किट क्या होता है, ये एम्पलीफिकेशन के लिए एक टाइप का सर्किट होता है। जैसे देखो इस टाइप का सर्किट होता है, फीडबैक सर्किट काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस टाइप के रिवर्बरेटरी सर्किट में जो ऑसिलेशंस हैं बढ़ जाते हैं, तो ये ट्रिमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगला क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या रीजन है उसको अभी देखते हैं एक बार। अब देखो, मान लो कि ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं टू रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन से नर्व फाइबर्स जा रहे होते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, ये रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स और ये कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स। तो क्या हो रहा होता है, ये जो रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स हैं, अब देखो क्या हो रहा होता है कि जो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स है, ये वाला फाइबर्स, जो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स है, ये क्या कर रहा होता है, रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स को इनहिबिट कर रहा होता है। नॉर्मली कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स इनहिबिट कर रहा होता है रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स को। रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स का क्या काम होता है, ये मेंटेन करता है मसल टोन, मेंटेन मसल टोन। ठीक है, तो नॉर्मली कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स इनहिबिट कर रहा था किसको, रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स को। अब क्या हो गया, कॉर्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो इसके कारण कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स लेस डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज जो रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स को जो इनहिबिट कर रहा था वो इनहिबिशन लेस हो जाएगा क्योंकि कॉर्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो डिक्रीज्ड इनहिबिशन ऑफ रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स बाय व्हाट, बाय कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, एज कॉर्टिकल एक्टिविटी इज लेस एंड दैट इज द कॉज ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो अब रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स क्या करेगा, इनहिबिट हो ही नहीं रहा है तो मसल टोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। रिजिडिटी का यही होता है। दूसरा जो फीचर्स है, और भी सारे फीचर्स है पार्किंसंस डिजीज के, क्या क्या है, इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज में 4 के अलावा ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एकानेसिया और पेडिकानेसिया और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, इन चारों के अलावा क्या क्या मिलेगा देखने को, तो आई ब्लिंकिंग रिड्यूस हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट बहुत छोटा छोटा लिखेगा, जो भी जब पेशेंट लिखेगा तो बहुत छोटा छोटा लिखेगा। ठीक है, ऐसा बहुत छोटा छोटा लिखेगा। इसके अलावा मास्क्ड फेसेस, मैंने पहले बताया कि जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल मसल्स जिसमें हेल्प करता है, जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको शो करने में फेशियल मसल्स हेल्प करता है। तो अब चूंकि मूवमेंट इनिशिएट हो ही नहीं पा रहा है सही से, तो वो एक्सप्रेशन नहीं रह पाएगा पेशेंट के फेस पे, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। लाइक मास्क्ड फेसेस इसी को बोलते हैं, नो एक्सप्रेशन इन फेसेस, नो एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला है सॉफ्ट वॉइस। पेशेंट एकदम धीरे 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 बोलेगा। वाई, क्योंकि जो वॉइस के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है उनका ब्रेडिकाइनेसिया हो चुका है, मतलब ब्रेडिकाइनेसिया वहाँ हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो पेशेंट धीरे धीरे बोल रहा है। इसके अलावा फेस्टिनेंट गेट होता है। ठीक है, ओके, फेस्टिनेंट गेट मतलब क्या होता है कि नैरो बेस्ड गेट, एकदम छोटा छोटा कदम लेके पेशेंट चल रहा होता है, एकदम छोटा छोटा कदम लेके। ठीक है, उसको फेस्टिनेंट गेट बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा तुमको स्टूप्ड फ्लेक्सर देखने को मिलेगा, पेशेंट एकदम झुका हुआ होगा। ठीक है, स्टूप्ड फ्लेक्सर। और जो नॉन मोटर फीचर्स भी पाए जाते हैं पार्किंसंस डिजीज में। ठीक है, तो जो नॉन मोटर फीचर्स हैं उसमें क्या क्या है, एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल। दूसरा डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे जो फीचर्स हैं वो भी पार्किंसंस डिजीज में पाया जाएगा। इसके अलावा जीआई डिसऑर्डर्स भी पाया जाएगा। इट में मैनिफेस्ट एज डायरिया और समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। सो जो नॉन मोटर फीचर्स हैं वो भी पाए जाते हैं पार्किंसंस डिजीज में।
तो यही था हमारा पार्किंसंस को लेके जो भी डिस्कशन था। इसमें मैंने ट्रेमर्स, रिजिडिटी वगैरह सारे का पैथोजेनेसिस बता दिया है कि क्यों होता है। इसके अलावा जो अदर फीचर्स मैंने अभी बताया हूँ, ठीक है। तो पार्किंसंस को थोड़ा अच्छे से देखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।